डिफरेंशियल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट उसी इक्वेशन के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिखा है x टू द पावर n। x यहाँ वेरिएबल है और n है नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जो क्वेश्चन में आपको आगे दिया होगा वो n कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं। इस फंक्शन के आगे हमने लिखा है d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स का क्या मतलब है? d अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या लिख रहे हैं? d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? n x टू द पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। आगे कितने भी क्वेश्चन आप करें, कैसा भी क्वेश्चन करें, आपको ये फॉर्मूला बेसिक्स में अप्लाई ज़रूर होगा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें या कहीं अपनी कॉपी में भी लिख लें। ओके, चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसीडर किया है x टू द पावर 7। ओके, सबसे पहले हमने इसको y इज इक्वल टू में लिखा है, y इक्वल टू x टू द पावर 7। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। y क्या है? y फंक्शन है जो कि इस x टू द पावर 7 को इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्यों हम y लिखते हैं, इसका जवाब मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में ज़रूर दूंगा। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, तो इन दोनों साइड यानी कि LHS और RHS दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा। और किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है? d अपॉन डी एक्स। देखिए दोनों साइड यहाँ पर y के आगे भी और x की पावर 7 के आगे भी हमने d अपॉन डी एक्स लिखा है। ठीक है, यानी कि x की पावर 7 का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है और y का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा और इसको किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये तो हमने एज अ फंक्शन कंसीडर किया था। तो y को हम इस तरीके से लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। हर बार लिखेंगे, जितनी बार भी हम क्वेश्चंस में y कंसीडर करते हैं तो y को डिफरेंशिएट हम इस तरीके से ही करके लिखते हैं, dy अपॉन में dx। अब ऐसा क्यों लिखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए x की पावर 7 यहाँ पर है और इसमें हमने फॉर्मूला या आइडेंटिटी अप्लाई की है x टू द पावर 7, यानी कि x टू द पावर n। n यहाँ पर 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1, यानी कि 7x टू द पावर 7 माइनस 1। तो देखिए फाइनली ये क्या हो जाएगा? 7x टू द पावर 6 बन जाएगा और इसके इक्वल टू में क्या है? dy अपॉन में dx। अब ये y हमने कंसीडर क्यों किया था और इस dy बाई dx का मतलब क्या है अब आप समझिए। ठीक है, y एक्चुअली हमने इसलिए लिया है, अगर हम y नहीं लेते तो इस आंसर की कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दिखती। मान लीजिए कि शुरू से ही आप इसको y लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता? 7x टू द पावर 6, सिर्फ यही होता, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता। अब इस आंसर को देख के आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या था, ये क्या है? कुछ अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स हमें इसकी पूरी आइडेंटिटी बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए y एक फंक्शन था, ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ पर कि y एक फंक्शन था जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। y एक फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन किया गया x के रिस्पेक्ट में, और ये उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, या हम ये भी कह सकते हैं ये y नाम के फंक्शन का डेरिवेटिव है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि y एक फंक्शन होगा कहीं या था जिसको डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में, और ये उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यानी कि उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर y हमने लिखा है तो इस dy अपॉन dx से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 7x टू द पावर 6 क्या है? ये y नाम के फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये इसलिए कंसिडर किया जाता है ताकि आगे इसका कहीं यूज़ हो सके। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको कंसीडर करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो व्हेन इट रिप्रेजेंट एज सेपरेट टर्म। ठीक है, कुछ बच्चे कांस्टेंट्स के डिफरेंशिएशन करने पर या उसे जैसे ही क्वेश्चंस में देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी वेरिएबल कांस्टेंट का वो ज़ीरो होगा, लेकिन ज़ीरो कब होगा, जब वो एक सेपरेट टर्म के फॉर्म में होगा, यानी कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा, लेकिन कब होगा, जब वो बिल्कुल सेपरेट या बिल्कुल अकेला होगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है 5x टू द पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो x है और कांस्टेंट कौन है, 5। तो 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ ज़ीरो होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 पूरा और 5x टू द पावर 1/3 ये पूरा एक ही टर्म है। ठीक है, 5 सेपरेट नहीं है इस क्वेश्चन में, 5 किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। तो यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, 5 के आगे यहाँ प्लस होता या माइनस होता तो 5 एक सेपरेट टर्म बन जाता, और उस कंडीशन में 5 को डिफरेंशिएट करके हम क्या लिखते, ज़ीरो। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा। तो देखिए को आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए y इज इक्वल टू में हमने इसको कंसीडर कर लिया है एज अ फंक्शन की फॉर्म में। क्यों किया है आपको पता है, हमने अभी पहले देखा है इसको। आगे देखिए, अब यहाँ पर वेरिएबल है x, तो इस पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए dy अपॉन dx लिखने के पहले हम क्या लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इन दोनों टर्म्स के आगे यानी कि LHS में y के आगे भी, और इस पूरे क्वेश्चन के आगे हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए 5 तो यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा। तो लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। अगर ये 5 या कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो उसको डिफरेंशिएट भी नहीं करते और ज़ीरो भी नहीं करते, हम उसको सिर्फ क्वेश्चन के बाहर कर देते हैं, और बाकी का जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए y का तो हमने डिफरेंशिएशन वैसे ही लिखा है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, dy अपन dx, और 5 को हमने बाहर कर दिया है यहाँ पर, और dy/dx यानी कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसको, x की पावर 1/3 को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है x टू द पावर n वाला, n x की पावर n-1, यानी कि n यहाँ पर कौन है, 1/3। तो 1/3 तो आगे आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, n-1 यानी कि 1/3 - 1। ठीक है, अब इसने पार्ट को, आप फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करोगे तो 1/3 - 1 दैट इज कॉल्ड -2/3, और इस 5 का भी अंदर इस टर्म से है ना, कांस्टेंट वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ 1/3 से। ठीक है, तो ये हो गया 5/3, और x टू द पावर कितना हो गया, इतने हिस्से को सॉल्व करने पर क्या हो गया, -2/3। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।